नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन। कुछ समय के बाद कुंडली विश्लेषण का वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं और ख़ास तौर से ये जानकारी भी आपको मैं दे दूं कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत रोचक, इंटरेस्टिंग भी होगा। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। कुछ फॉलोअर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से, यानी कि लगभग समझ लीजिए लगभग 1 साल से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि इन जो हमारे एक बड़े राजनेता हैं, इनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए। कहीं न कहीं डेट ऑफ बर्थ की कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से ये कुछ डिले भी हुआ। लेकिन अब जब 1-2 सोर्सेज़ से ये डेट ऑफ बर्थ जो मिली है, तो इसी के आधार पर हमने इस कुंडली को विश्लेषण किया। ये डेट ऑफ बर्थ जो हमें बर्थ डिटेल्स मिली हैं, ये मिली है इंटरनेट के माध्यम से और 1-2 जगह पर कंफर्म करने के बाद जो कोशिश कर सकते थे वही की है और उसी आधार पर इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। बहुत ही जाने-माने राजनेता हैं, बहुत ही काफ़ी लोगों के प्रिय हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो शायद मेरे भी बहुत माननीय हैं। इनकी कुंडली का विश्लेषण करने में जितना आनंद आया, क्योंकि इस कुंडली को देखते ही जो अनुभूतियाँ हुई, जिस तरह के अलग-अलग तरह के जो राजयोग बने हुए हैं, वो बहुत ऐसे लोगों के लिए भी जानने लायक होंगे जो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, जानना सीखना चाहते हैं। किस प्रकार राजनीति में प्रवेश किया जाए या वहाँ सफल हो पाएँगे या नहीं, वहाँ पर किस प्रकार के राजयोग कुंडली में होने चाहिए, इस सभी तरह की जानकारियाँ तो मिलेंगी ही। कहीं न कहीं भारत की जो राजनीति है, उसमें भी थोड़ा-सा ये आपको इंटरेस्ट आएगा कि क्या आगे कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कुंडली है माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हाल फिलहाल में, उनकी ये कुंडली है और जो डिटेल्स हमें मिल पाई इंटरनेट के माध्यम से, उसी आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो जो डिटेल्स इनकी मिली हैं हमें, वो है 5 जून 72, यानी कि 5 जून 1972 में इनका जन्म हुआ 12 बजे, पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे पहले आपने जब भी अगर मेरे पहले कोई कार्यक्रम देखे हैं कुंडली विश्लेषण के, तो सबसे पहले ही हम बात करते हैं लग्न और लग्नेश की। तो इस वीडियो में भी सबसे पहले देखेंगे लग्न क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंह लग्न की ये कुंडली है। अगर देखा जाए तो अगर हम 1 से 12 तक सभी राशियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सबसे पावरफुल अगर कोई लग्न है तो वो है सिंह। और अगर सिंह का जो लॉर्ड बना सूर्य, अगर वो एक अच्छी परिस्थिति में हो, तो समझिए बहुत हद तक कुंडली आपके फेवर की हो ही गई। तो यहाँ लग्नेश की जो स्थिति है वो है दशम भाव में। लग्नेश दशम भाव में जाकर बैठे, जहां पर सूर्य वैसे ही दिग्बली हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग तो वैसे ही बन गया। लग्नेश जाकर सूर्य जो कि दशम भाव में बैठे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनको बली कहा जाएगा, क्योंकि दिग्बली तो हो ही गए हैं और केंद्र में हो गए हैं, वो भी दशम भाव यानी कि कार्य क्षेत्र में आकर बैठे। तो ये पहला ही एक बहुत अच्छा पॉइंट। अगली एक बात करें, चंद्रमा भी इनका त्रिकोण में आकर, केंद्र में आकर ही बैठता है। चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर ये आपकी कुंडली में सही स्थितियों में हो तो बहुत तरह की दिक्कतों को तो ऑटोमेटिकली खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक कारक है हमारे मन का और एक कारक है हमारे आत्मविश्वास का, और इन दोनों में ही ऐसी शक्तियां हैं जो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस कुंडली में और क्या चीजें हैं, खास तौर से अगर हम बात करें मंगल की, जो कि कहाँ के कारक है, नवमेश और चतुर्थेश। मंगल की स्थिति को यहाँ पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर नेचुरल तौर पर हम देखें, नैसर्गिक तौर पर मंगल कारक है हमारे पराक्रम के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में उनको सेनापति की उपाधि दी गई है। अगर सूर्य राजा हैं तो मंगल है सेनापति। इन दोनों को ही देखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। सूर्य की स्थिति को हम देख ही चुके हैं। मंगल जो कि कारक है तीसरे भाव के, जो कि नैसर्गिक तौर पर जो कि पराक्रम देने वाले होते हैं, और इस कुंडली के हिसाब से कहाँ के कारक हुए, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, चतुर्थ भाव जो जनता का भाव है। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एक राजनेता के बारे में, तो यहाँ पर जनता के घर को देखना बेहद जरूरी होगा। तो मंगल की स्थिति जाकर बैठी है एकादश भाव में, और किसके साथ, दशमेश के साथ। नवम, ये एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में, यदि नवमेश और दशमेश अगर एक साथ कहीं बैठ जाएं तो ये अपने आप में एक महान राजयोग बन जाता है। ये दशम भाव जो है,
ये अपने आप में इतना बली हो चुका है, क्योंकि लग्नेश यहाँ आकर बैठे और दशमेश का नवमेश के साथ युति कर लेना, और एक वो भी एक अच्छे ठीक ठाक भाव में, और वो भी मंगल जैसे प्लैनेट के साथ जो कि पराक्रम देने वाले हैं, और जनता का घर भी इसी मंगल के अधीन में आएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखा जाए तो भाग्य का सपोर्ट तो होगा ही होगा, जनता का जो सपोर्ट होगा वो भी यहाँ पर अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा ही। चंद्रमा की स्थिति को हमने देख लिया, जो कि केंद्र में ही बैठते हैं। अलग बात है कि वो द्वादशेश होकर यहाँ पर बैठे हैं, वो एक अलग बात है जो कि मैटर करेगा पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन चंद्रमा क्योंकि केंद्र में है तो अपना स्वभाव जो है वो अच्छा ही देंगे। एक जो खास बात यहाँ देखने की है कि शनि की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और आजकल क्योंकि ये कुंभ राशि बनी, कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, तो अब ये प्रश्न मन में आएगा कि 7.5 चल रही है, दैट मीन्स कि आने वाला टाइम शायद ठीक ना हो, या प्रेजेंट जो टाइम है वो भी ठीक ना चल रहा हो। एक गौर करने वाली बात है, उन सभी लोगों को जानने लायक बात है जो सीखते हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर बेशक मन में थोड़ी अशांति दे, 7.5 जो शनि की चल रही है, लेकिन देखने वाली बात है कि शनि अपने ही घर को देख रहे हैं। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में, यानी कि शनि के घर में। तो शनि चाहे 7.5 हो, या हम इस योग को देखें कि ये विष दोष कहीं ना कहीं बन जाता है जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, या ये दोनों साथ बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं विष दोष बन जाता है। लेकिन शनि का पूरा प्रभाव चंद्रमा पर नहीं मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि शनि अपने ही घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का बचाव होगा ही। दूसरी खास बात ये, 7.5 उन लोगों को ज्यादा परेशान या नुकसान करती है, या तो जिनके कर्म खराब हों, खास तौर से जो कि सांसारिक लोग होते हैं। यहां पर योगी सन्यासी लोगों के लिए साफ साफ एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी बुक्स में ये बताया गया है कि जो लोग सन्यासी हों उनके लिए 7.5 का प्रभाव आधा या उससे भी कम रह जाता है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें हैं जो देखने लायक होंगी कि क्या 7.5 का असर ऐसा रहेगा। इसके अलावा हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि बहुत बार मैंने बताया कि बहुत सारी चीजों के कारक हैं, चाहे विद्या हो, हमारी बुद्धिमत्ता हो, धन हो। इस कुंडली में बेशक हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही शायद किसी सन्यासी योगी को धन की इतनी आवश्यकता है, लेकिन बात यहाँ पर बुद्धिमत्ता की तो जरूर होगी। कहाँ के कारक हुए? शिक्षा के क्षेत्र के, यानी कि पंचम भाव जो नैसर्गिक कारक गुरु यहाँ के बन जाते हैं, शिक्षा के कारक हैं गुरुदेव, जो कि जाकर पंचम भाव में ही बैठे, और सबसे प्लस पॉइंट की अपने ही घर के स्वग्रही गुरु कहीं ना कहीं लग्न को देखते हैं। लग्न के साथ देखने के साथ साथ चंद्रमा की दृष्टि भी लग्न पर है, यानी कि 2 ये जो प्लैनेट्स, शुभ प्लैनेट जो हो गए, शुभ ग्रह गुरु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि जब लग्न पर होगी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर रहेगी। अगर ऐसी स्थिति की बात की जाए, अगर किसी के आम आदमी की कुंडली में भी अगर ऐसे योग बने तो कहा जाएगा कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाए तो कोई ना कोई सहायता, सपोर्ट जरूर रहेगी। अब क्योंकि अष्टमेश भी गुरु हैं, यहाँ पर यह भी प्रश्न उठेगा कि अष्टमेश भी हैं गुरु, तो जाकर पंचम भाव में बैठे हैं, लग्न को देखते हैं। देखने वाली बात ये जरूर रहेगी, अगर अपनी महादशा या अंतरदशा में गुरु थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखना एक अलग बात होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे, अष्टम भाव है सूझबूझ का, खोजबीन का, युक्तियों का, ये इसका भी तो भाव है। अष्टमेश की दृष्टि लग्न पर होना वैसे स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा हानिकारक रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें कि ये खोजबीन वाला जो घर है इसके स्वामी गुरु हुए, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी बुद्धि इंसान को दे देते हैं कि जो खोजबीन करके ऐसी युक्तियां लगाए कि अपना कोई भी कार्य यदि उसको करना है तो वो किस तरीके से सही होना चाहिए, उसका सही मार्ग क्या होना चाहिए, जो कि कई बार आम व्यक्ति नहीं कर पाता, और कोई ना कोई गलत स्टेप, गलत वाणी बोलकर अपने ही खुद के कामों को बिगाड़ ले। तो यहाँ पर ये युक्तियों का काम, बुद्धिमत्ता देने का काम करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। और कहीं ना कहीं जब 2 शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि अगर लग्न पर आ गई तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं कि सपोर्ट हमेशा बनी रहेगी। जनता का विचार भी हम कर चुके हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में इलेक्शंस भी होंगे ही, वहां पर जरूर ये प्रश्न उठेगा कि क्या जनता का सपोर्ट इनको मिल सकता है, क्या इलेक्शंस का कुछ रिजल्ट हम लोग जान पूछ सकते हैं।
तो जब इतनी अच्छी कुंडली यदि बनी हुई हो तो जब अब ये बात आएगी कि कुंडली बहुत अच्छी है तो ये बहुत देरी से क्यों राजनीति में, देखा जाए तो राजनीति में तो बहुत पहले से है। लेकिन जो मुख्यमंत्री पद जो मिला वो मिला इनको केतु की महादशा में। अब केतु अगर यहीं पर अगर हम इसको रिवर्स करते, यहाँ पर यदि राहु होते और यहाँ पर यदि केतु होते तो शायद ये इतना प्रभाव अच्छा ना रख पाते। लेकिन केतु द्वादश भाव में कारक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जब केतु की महादशा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री पद भी इनको मिला। अब बात करेंगे आगे आने वाले समय की, क्योंकि केतु की महादशा 2024 तक चलेगी ही, हो सकता है कि उसी बीच उससे पहले ही इलेक्शंस भी हो जाएं। तो उस दौरान क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केतु की महादशा चलेगी 2024 तक, जनवरी 2024 तक। उसमें अंतरदशा फिलहाल गुरु की ही चल रही है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो दिसंबर 2021 तक गुरु की अंतरदशा चलेगी और उसके बाद आ जाएंगे शनि देव अंतरदशा में। केतु और शनि यानी कि दो ऐसे प्लैनेट जिनको पाप ग्रह की उपाधि दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु इस कुंडली में कारक ही होंगे क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और शनि भी इस कुंडली के अंदर अकारक हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, षष्ठेश में जाकर बैठे हैं दशम भाव में। इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पीछे षड्यंत्र जरूर होंगे, शत्रु बहुत होंगे और कार्य क्षेत्र को लेकर होंगे। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं, कहीं ना कहीं एक केंद्र के भाव के स्वामी है शनि और जाकर केंद्र में ही बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश के साथ हैं। तो यहां पर यह भी एक प्लस पॉइंट हुआ कि शनि बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होंगे। उसका दूसरा कारण ये भी है, शत्रुओं के घर में जो छठा भाव है कुंडली का, जिसको हम रोग रिपु ऋण के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर शत्रुओं का विचार अगर हम करें तो राहु यहाँ पर विराजमान है। राहु, जैसे कि हम कई बार जानते हैं कि हर एक व्यक्ति कई बार घबराता है शनि और राहु के नाम से कि इनकी महादशा आने वाली है, इनकी प्लेसमेंट कैसी है कुंडली के अंदर। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये होगी कि राहु छठे भाव में बैठकर शत्रु हंता योग बना देते हैं। यहाँ पर अगर शनि हो तो ये बहुत साफ साफ बात हो जाती है। यहाँ पर अगर मंगल हो जाए तो भी ये बात कही जा सकती है। राहु यहाँ पर बैठकर, और वो भी मित्र राशि में, सबसे प्लस पॉइंट ये भी हुआ कि राहु यहाँ मित्र राशि में बैठे हैं और शत्रुओं को शमन करने का काम राहु भी करेंगे। त्रिक भाव में जब भी पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रहों की राशि हो तो ये चीज वैसे ही साफ हो जाती है यहाँ। तो ये चीज कुछ ऐसी मुख्य हैं जो कि आने वाले समय को भी कुछ दर्शाती हैं कि केतु की महादशा में शनि का अंतर रहेगा जनवरी 2023 तक, और उसके बाद शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है। लगभग 20 सालों तक शुक्र की महादशा रहती है। और शुक्र क्योंकि दशमेश तो है ही, पराक्रमेश भी है साथ ही साथ में। पराक्रमेश और दशमेश की युति कहाँ है? एकादश भाव में। और किसके साथ? नवमेश के साथ, यानी कि भाग्य का सपोर्ट तो तब भी है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है कहा जा सकता है कि अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही रहने वाला है। और बहुत और सी चीज़ें भी हैं, कोई पॉइंट मैं मिस ना करूं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नोट करके ज़रूर रखा हुआ है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ एक खास बात और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो लोग सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को। हम लोग कई बार महादशाओं और अंतरदशाओं की बात ज़रूर करते हैं कि ये इस समय में ये महादशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है। नक्षत्रों को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सारे प्लैनेट्स की जो हमने बात की है वो किस किस नक्षत्र में बैठे हैं। कोई भी प्लैनेट अस्त या नीच का ना हो, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होगी। इनमें से भी कोई प्लैनेट डिग्री हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए, कोई अस्त तो नहीं है, जो कि नहीं है। नक्षत्र किस में बैठे हैं, मित्र में या शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि मैंने एक रफली आइडिया लेकर इस कुंडली को बनाया, तो ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस इस कुंडली के अंदर नहीं है। चलित कुंडली को देख लिया तो चलित कुंडली भी एज इट इज है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। अब जो एक और खास बात है उसको ध्यान दें कि महादशा और अंतरदशा के साथ साथ ये योगिनी दशा और चर दशा, ये क्या चीज़ है? विंशोत्तरी दशा के साथ योगिनी दशा और चर दशा को भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए सटीक प्रेडिक्शन के लिए।
अब योगिनी दशा की अगर हम बात करें तो इस समय में महादशा तो चल रही है केतु की, लेकिन योगिनी दशा चल रही है सिद्धा, यानी कि जिसके स्वामी हुए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव क्योंकि वैसे ही कारक है और एक अच्छी युति में है, ठीक ठाक भाव में है, पराक्रमेश के साथ है, तो पराक्रम भरने का काम तो ये करेंगे ही। और ये कब से कब तक रहने वाली है? जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2028 तक। तो प्रेजेंट में ये टाइम चल रहा है योगिनी दशा में शुक्रदेव का गोचर है। और चर दशा की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि जहां पर चंद्रमा विराजमान है, जिसके स्वामी बनेंगे शनिदेव। कहीं ना कहीं 7.5 बेशक से कही जाए, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कुंभ राशि क्योंकि त्रिकोण की माफ कीजिएगा केंद्र की एक राशि है, और जिसके स्वामी जाकर केंद्र में ही बैठते हैं, तो ये भी अपने फेवर करने वाली ही सिद्ध हो सकती है। हमारे अगेंस्ट में ये ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगी। और क्योंकि कुंभ राशि में एक शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये शुभता ही देंगे। अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, अकारक ग्रह बैठा होता, तो यहाँ का जो प्रेडिक्शन होता वो कुछ अलग हो जाता। उसके बाद जो कि जून 2023 के बाद कुंभ राशि से लेकर मीन राशि की जब चर दशा शुरू हो जाएगी, जो कि 23 से लेकर 2026 तक चलेगी, वो भी फेवरेबल होगी, क्योंकि वे अष्टमेश तो है ही, और कहीं ना कहीं गुरु उसके कारक हैं, गुरु इसके स्वामी हैं, और त्रिकोण में बैठे हैं, और लग्न को देखते हैं अपनी शुभ दृष्टि से, उसको सपोर्ट करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेशक जरूरी होगा ही उस समय में भी, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम गुरु यहाँ जरूर करेंगे, बुद्धिमत्ता देने का काम करेंगे, खोजबीन से ऐसी युक्तियां देने का काम करेंगे जो कि अपने कार्यों को सिद्ध करने लगे। तो ये थी एक कहीं ना कहीं मेरे भी प्रिय राजनेता की कुंडली, जो कि बहुत समय से मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को बनाना है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कंफर्म जब तक ना हो जाए, अभी भी काफ़ी हद तक कंफर्म करने के बाद ही इस चेष्टा को किया गया, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगी कि ये सही डिटेल्स हैं, और ये वीडियो जो हमने बनाया ये भी इस डिटेल्स के हिसाब से काफ़ी सही है। तो उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी भी शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग तो लगेगी ही, और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना है, हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो तो ज़रूर करना है। आज के लिए आगे दीजिए, अगले किसी वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।